नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान चीन के बाद अब बिहार चुनाव में नक्सलवाद भी अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद के मुद्दे पर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि आरजेडी ने बिहार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार फिर बिहार में नक्सलवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही है। और भाइयों बहनों, चलो बसों के चारे कोई चढ़ कर जाए तो उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ये नक्सलवाद उन्हीं लोगों की देन थी और उन्हीं लोगों ने आज फिर से इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद की चपेट में लाने की कुत्सित चेष्टाएं की जा रही हैं और उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। योगी आदित्यनाथ के नक्सलवाद पर लगाए आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी ने बीजेपी पर बिहार में दंगा फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में माहौल खराब करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। मृत्युंजय जी, पहले शाहनवाज हुसैन, अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नक्सलवाद की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव पर सीधा आरोप लगाया कि इस तरह के लोगों के साथ हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले जब वो बैटिंग करने आएंगे बिहार के चुनावी पिच पर, तो उसके पहले जो उनके टेल एंडर हैं उन्होंने बल्लेबाजी शुरू की है और उनको पता नहीं है कि तेजस्वी यादव जी के गुगली में सब क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं। अरे बेरोजगारी पर ना बोलना है, भूखमरी पर बोलना है। नक्सलवाद से ज़्यादा खतरनाक ये उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये तलवार बांटने वाले कट्टरपंथी लोग, दंगाई लोग दंगा कराना चाहते हैं और वोट लेना, वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। ये बिहार की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये लालू प्रसाद जी की धरती है। कोई माई का लाल यहाँ चाहेगा कि हम बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लें। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, चले बिहार को संभालने। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हैं, बेतिया से अमित पांडे हैं, सासाराम से नीरज कुमार जुड़ रहे हैं। नीरज, जरा बताइए कि ये जो अर्बन नक्सलवाद का एक नया एंगल बीजेपी की तरफ से डालने की कोशिश हो रही है, आप तो सासाराम की धरती पर मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस तरह की भाषा और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को लेकर? चलिए, लग रहा है नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया है और अब से कुछ ही देर पहले बेतिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बेतिया के लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। आप बताइए कि ये अर्बन नक्सल की बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, किस तरीके से आप देखते हैं आरजेडी और पीएफआई के लिंक की, आरजेडी और माले के लिंकेज की बात की है? ये तो सारी बातें जग जाहिर हैं कि जो आरजेडी है वो पीएफआई के साथ मिली हुई है। ये बिहार की जनता बखूबी समझती है, क्योंकि 15 साल हम लोग। ये आप कार्यकर्ता के रूप में कह रहे हैं या जनता के रूप में कह रहे हैं? जनता के रूप में कह रहे हैं। हम तो कार्यकर्ता किसी के हैं नहीं, किसी के कार्यकर्ता हम लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो अभी पहले जो हम लोगों ने 15 साल झेला है और ये जो 15 साल झेला है, दोनों में बहुत अंतर है। ये बताइए, और आप भी सीनियर सिटीजन हैं और आप अर्बन नक्सल से जोड़ा जा रहा है आरजेडी को, और इससे पहले क्या हालात थे, अभी क्या हालात आप बताएंगे? इसके पहले का हालात बहुत ख़राब था आरजेडी का। अभी जो एनडीए सरकार है बहुत ठीक है और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि एनडीए भी रहे। नहीं, ये बताइए, जो लिंकेज का आरोप है इसको कहाँ तक आप देखते हैं? ये सही बात है कि मिला हुआ है, मिला हुआ है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा जी की रैली हुई है। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि आरजेडी और माले का कनेक्शन है, अर्बन नक्सल का कनेक्शन है। इस पर बेतिया की जनता के निवासी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा सब तो झूठ बात है, कोई कनेक्शन वनेक्शन नहीं है, समझ गए ना? यानी क्या पूछना चाहते हैं? क्या इस आरोप में आप किस तरीके? नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। यहाँ पर जो है यानी कांग्रेस का था विधायक में, वही जीतेंगे।
तिवारी जी, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लोगों की अलग अलग राय, लेकिन इस राय में एक बात कब निकलकर सामने आएगी, जब मतदान होगा और नतीजे सामने आएंगे। चलिए उस वक्त का इंतजार हम सभी को है। इधर बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने सीपीआई-एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर इस गठबंधन के जरिए लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अर्बन नक्सल की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, जिस पर आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का सुपड़ा साफ होने का दावा कर दिया। बीजेपी का आरजेडी सीपीआई-एमएल गठबंधन पर बड़ा हमला। आरजेडी सीपीआई-एमएल गठबंधन पर अर्बन नक्सल का ठप्पा। बीजेपी ने आरजेडी पर लगाया डर पैदा करने का आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव में चढ़ती सरगर्मी से जुड़ी, जहां चुनाव करीब आने के साथ साथ वार पलटवार का दौर चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने सीपीआई-एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है और इस गठबंधन को अर्बन नक्सल वाला गठबंधन करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर हमला करते हुए उस पर बिहार के लोगों को डराने का आरोप लगाते हुए अपना चुनावी दांव चल दिया। लालू जी की तस्वीर तो हटा दी। जब आप अपने पिता के बारे में कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, तो उनके ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर हटाने के पीछे राज क्या था कि लोग डरे नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने माले का सिंबल अपने साथ लगाकर बिहार के लोगों के अंदर ये खौफ पैदा किया है। हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर फिर से वो मुड़कटवा राज स्थापित नहीं होने देगी। हम बिहार की 13 करोड़ जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। आरजेडी और सीपीआई-एमएल के साथ पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस गठबंधन को आड़े हाथों लिया और उस पर अर्बन नक्सल का ठप्पा लगाते हुए इसके बहाने उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देने की चेतावनी दे दी। जो लोग इस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, ऐसे सब लोगों का जमबाड़ा अर्बन नक्सल जितने हैं वो आकर बिहार की सरजमी पर तेजस्वी यादव के कंधे पर लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो 0 पे आउट हो जाएगी। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरजेडी पर नक्सलवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था। इस बार सीपीआई-एमएल महागठबंधन में शामिल है। उसे 19 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर उसकी करीब आधी सीटें हैं। यानी बिहार की राजनीति में सीपीआई-एमएल को काफी अहमियत मिल रही है। लिहाजा बीजेपी के ताबड़तोड़ वार पर सीपीआई-एमएल से हाथ मिला चुकी आरजेडी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और दावा किया कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर चलेगी। जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है और जनता जो है पहचान गई है। इस बार इन लोगों का जो है एक नहीं चलेगा। इन लोगों को लोहे के चने चबा दिया जाएगा और इन लोगों को जो है कि बिहार से इनका आता पता खाता नहीं खुलेगा। इन लोग बैक टू पवेलियन होंगे। विपक्ष चाहे जितने भी दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर लिया है। इस टीम से जुड़े लोगों के मुताबिक पीएम मोदी भी जल्द ही इस चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ 12 रैलियों को वो पूरे बिहार में संबोधित भी करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में होगी। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और तीसरी रैली समस्तीपुर में होगी। 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा, अररिया के फारबिसगंज में उनकी रैली होगी। जाहिर है बिहार की चुनावी जंग इस बार बेइंतहा दिलचस्प होने वाली है, जहां एनडीए के साथ नीतीश अपनी 15 साल की सत्ता को आगे जारी रखने की कोशिश में है, तो वहीं 15 साल का सूखा देख चुकी तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है।
उधर एलजेपी एनडीए से अलग होकर पूरे चुनाव को अलग रंग देने की कोशिश में जुटी है और इन सभी पार्टियों के बीच की खींचतान के नतीजों में ऊंट किस करवट पर बैठेगा, इस पर सबकी नजर गड़ी हुई है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं नीरज। जरा ये बताइए कि हर बार चुनावों में बात की जाती है कि लोकल मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये चीन, पाकिस्तान, अर्बन नक्सलवाद आ जाता है। लोगों तक इस बात की समझ है कि ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण उनके लिए है, या फिर वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ कहने के लिए हो रहे हैं, बयानबाजियों के लिए है? इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन इस बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई में ये असल मुद्दे हैं या फिर इन मुद्दों के जरिए बिहार की जनता को साधा जा रहा है? शेष नारायण सिंह जी। नहीं, इन मुद्दों, देखिए ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि चुनाव पहले जेडीयू का होता था, अब ये बीजेपी का इलेक्शन। बीजेपी के आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, सारे नेशनल लीडर्स वहां पे इस वक्त बैठे और जेडीयू के तरफ से कहीं कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये लड़ाई उन्हीं की है और उन्हीं को लड़ना है। और उनको ये भी नीतीश कुमार को ने भी ऐसा पासा फेंका है कि आप एलजेपी वाले जो चिराग बाबू हैं वो कह रहे हैं हम तो बीजेपी वाले हम साथ हैं, तो उसमें इनको ये साबित करना है कि नहीं भैया, नीतीश कुमार ही हमारे आदमी हैं, एलजेपी के चिराग पासवान हमारे आदमी नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से चुनाव नरेंद्र मोदी की छवि को इनके, राजनाथ सिंह का भाषण आपने देखा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी के राज में राजीव गांधी के समय में जो बात हुई थी उसको उन्होंने खुद स्वीकार किया था और उसको उन्होंने इलेबोरेट किया भी, जनधन खाता वगैरह की बात की, उज्ज्वला की बात हो ही रही है, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं, घर घर में पहुंचा है। तो वो सारे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे थे जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी पॉपुलर थे, प्रधानमंत्री हाउसिंग तो वहां उतना जोरदार नहीं है लेकिन यूपी में तो थी, लेकिन ये वाला जो मामला है बिजली वाला, उज्ज्वला वाला, ये सारे फैक्टर्स को लाएंगे क्योंकि उनके पास अब जैसे डेरी आंसू से आप बनारस चलिए, सड़क पे 20 जगह एक्सीडेंट होंगे क्योंकि वहां अवैध उत्खनन खुदाई बालू की हो रही है। सोन नदी पे सोन की बालू रेत जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो वो सारी चीजें नीतीश कुमार के खाते में लिखी हुई है और वो जो है कह रहे हैं ये सबको खत्म करके विकास चलाएंगे आरजेडी वाले। तो अब उसमें नक्सल वाला मुद्दा भी उठेगा, पाकिस्तान में उठेगा, चीन में उठेगा और नरेंद्र मोदी की छवि भी उठेगी। और इनके पास केवल नरेंद्र मोदी की छवि और बीजेपी की जो भी गुडविल है बिहार में, अपर कास्ट में, हर जगह। एक बात और ध्यान रखने की, नरेंद्र मोदी आज के तारीख में ओबीसी वहां पे एक संभावना ये भी है कि अगड़ा पिछड़ा होने लगेगा, ओबीसी जातियां लालू की तरफ जाएंगी, नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हमने कई चुनावों में देखा है ओबीसी उनके साथ जुड़ता है क्योंकि वो उनको ओबीसी का बड़ा नेता मानता है। ये सारे फैक्टर अभी घालमेल हैं। अभी नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और इस पर मैं बात करूंगी कि इस बार का चुनाव अभी तक के बिहार के हुए चुनाव से किस तरह अलग है, उस पर आगे मैं आपसे जुड़ूंगी। लेकिन इससे पहले बिहार के जमुई की रैली में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ा। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। योगी आदित्यनाथ ने राहुल और ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों लोगों को देश हित से कोई मतलब नहीं और वो सिर्फ अपना हित चाहते हैं। जाइए आराम से, पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए पार कर देगी। अब वो तो सांस नहीं कर सकता है क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भारत अब मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना चुका है। आपने देखा होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इन सबको जो वहां पे प्रताड़ित था, पीड़ित था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर आप पीड़ित और प्रताड़ित हैं, भारत में शरण लिया है, हम इन्हें भारत की नागरिकता भी देंगे।
नागरिकता संशोधन कानून ला करके उन्हें भारत की नागरिकता देने का कार्य किया, तो भी पीड़ा किसको होती है? और पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों के से बौखलाई भी है कांग्रेस और उसने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेता के बयानों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता दिया है। रणदीप जी, योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा आए, पाकिस्तान की बात उन्होंने कही, शशि थरूर की बात कही। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी कहा इंटरव्यू में कि कांग्रेस पाकिस्तान को सर चढ़ाती है। सच्चाई है आदरणीय मित्र। पिछले चुनाव में भी याद करिए, अमित शाह जी ने कहा था कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो पूछिए ना, अब तो नीतीश बाबू उनकी गोदी में बैठे हैं, पटाखे फूटे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान रमज़ान, हिंदू मुसलमान। अरे बिहार के लिए क्या है ये बताइए। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब? क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब के बलिया में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा के नेता लोगों को दिन दहाड़े मार रहे हैं, उनको भाजपा से निकालते नहीं। हाथरस की बेटियों को न्याय कब मिलेगा? और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी पर वार करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल के बयानों से देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हमारे, हम उनसे बात करते हैं। सर, पीएफआई के संबंध की संपर्क की बात सामने आ रही है, राहुल गांधी उनके परिवार वालों से। जिंदाबाद। राहुल जी केवल आतंकियों से, केवल इस तरह से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके फंडर्स से, उनके द्वारा किस तरह से राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी हो, उन्हीं से मिलने की उनकी दिलचस्पी रहती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इनका फिर से वही कार्य है जो अंग्रेज़ों ने किया था। INC का नाम इटालियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए, और बांटो और राज करो की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने चलाई थी, आज की कांग्रेस चला रही है। पाकिस्तान का फैक्टर किस हद तक बिहार चुनाव में अब आपकी? ये कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में केवल एक फैक्टर है, विकास, विकास और विकास। 15 वर्षों में जो विकास हुआ है, 6 वर्षों में जो माननीय मोदी जी ने गरीब के झोपड़ी को रोशन करने का काम किया है, केवल वही फैक्टर है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं। और बिहार चुनाव में उठे पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जब भी चुनाव हो तो हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। केसी त्यागी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात होना तो जरूरी है। बिहार चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, अब तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से खुली चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री आकर उनसे डिबेट करें और जो इतने सालों का उनका राज रहा है उस पर बहस करें। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके पिताश्री लालू प्रसाद जी चुनाव में पराजित हो चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही उनकी माताश्री राबड़ी देवी भी पराजित हो चुकी हैं, और इस बार उनके और उनके भाई के पराजित होने का वक्त है। हम बहस में भी जीतते हैं और वोटों में भी जीतते हैं। लेकिन उनकी भीड़ काफ़ी उनकी सभाओं में आ रही है, क्या ये एक डायरेक्शन दे रहा है कि वोटर किस तरफ जा रहा है? आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है, उनके पिताश्री माताश्री मैदान में नहीं हैं, और जो क्राउड आरजेडी का है उनकी सभाओं में उपस्थित रहता है। ये जो अभी चुनाव प्रचार चल रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा, इसको भी पेश किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे असेंबली इलेक्शन में होने चाहिए? नहीं, चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, वो प्रदेश की और राष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर भी अगर बहस होती है तो कोई बुरी बात है। और पाकिस्तान के साथ साथ बिहार चुनाव में अब चीन की भी एंट्री हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार चुनाव में भागलपुर में पहली रैली की, जिसमें उन्होंने गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के सपूतों ने गलवान घाटी में बलिदान दिया है। उन्होंने दावा किया कि चाहे कुछ भी हो, भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी जाने नहीं देगा। गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं, लेकिन सचमुच
वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं। जब यह दफन चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने, बहनों भाइयों, अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। और मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आप सबको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी तरफ से यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपनी भारत की 1 इंच भूमि को भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, आपको भरोसा दे। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां की चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद यादव के राज की याद दिलाते हुए तंज कसा कि अब तेजस्वी अपनी रैलियों में अपने पिताजी का नाम लेने से हिचक रहे हैं। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से लोगों को जातिवाद की बजाय विकासवाद की राजनीति करनी पड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तेजस्वी पर हमला, आरजेडी के पोस्टर से लालू के गायब होने पर तंज, लालू राज को भुलाने की कोशिश में तेजस्वी, बीजेपी ने आरजेडी को लालू परिवार की पार्टी बताया। बिहार में पहले दौर की वोटिंग में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और इसके लिए बयानबाजी की जंग तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियों में अपनी ताकत झोंक दी है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महागठबंधन और उसके नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। मोदी जी की राजनीति ने लोगों को इतना जागरूक बना दिया है कि बेटे को बाप का तस्वीर भी हटानी पड़ गई है। ये बात समझने की बात समझनी, यानी राजनीति की जागृति ने इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना। लेकिन तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी पर पलटवार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तेजस्वी लगातार लोगों को याद दिला रहे हैं कि नीतीश ने पिछला चुनाव आरजेडी के साथ लड़ा था, लेकिन बीच में वोटरों को धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। 8 साल में 4 सरकार, ना कोई नीति, ना कोई विचारधारा, ना कुछ सिद्धांत, बार बार पलटी मारते रहे। स्थिर सरकार चाहिए बिहार को विकास। तेजस्वी भी धुआंधार रैलियां करने में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंज कसा कि लालू यादव की पार्टी पहले केवल जातिवाद की बात करती थी, लेकिन अब उसे विकास और काम के मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है। 2014 के पहले लोग अपने भाषण में हम फलाने जाति के बा, हम अगड़ा बा, हम पिछड़ा बा, हम ई बानी, हम ऊ बानी, हम गंगा के ऊ पार, हम गंगा के ई पार, हमारा जाति के वोट इतना बा, यानी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इलाके के आधार पर हम वोट मांगते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली। अब कोई आएगा तो काम के आधार पर आएगा, यह तय होगा। साफ है कि बीजेपी ने बिहार में नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में डटे हैं, और अभी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी का तो मैदान में उतरना बाकी ही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के भोजपुर में। केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लालटेन युग खत्म हो चुका है और एलईडी युग आ चुका है। बहनों भाइयों, लालटेन फूट गई है। फिर से सुनिए, लालटेन फूट गई है। अरे सुना था, हमरो सुना, लालटेन फूट गई है।
तेल बह गई। अब न पंजा का चली और न उनका कोई खेल चली। बिहार में चुनाव प्रचार में उतरी तेज प्रताप से अलग रह रही उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने अपने पिता चंद्रिका प्रसाद राय के लिए वोट मांगा है। ऐश्वर्या ने पहली बार राजनीतिक मंच साझा करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जिसे बिहार की जनता समझ रही है, इसलिए नीतीश को सीएम बनाएं। मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के राज में लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने विज्ञापन पर खर्च के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी बहुत भीड़ है, वोट में तब्दील होगा। जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। नीतीश जी कह रहे पैसा कहाँ आएगा नौकरी के लिए? अरे हमने बोल दिया 30,000 करोड़ का घोटाला किया है नीतीश कुमार जी ने। सृजन घोटाला से लेकर के कितना घोटाला, 30,000 करोड़ का घोटाला। अपने विज्ञापन में 500 करोड़ रुपया खर्च कराते हैं। ये तो बजट में ऑलरेडी प्रावधान है। सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी है, खाली पड़ी है। नॉन प्लान बजट में ऑलरेडी। तो आप नौकरी दे देंगे 10 लाख जब आएंगे सब? पहला क्या बोल? अच्छा, आपने कहा कि शादी की उसके बाद हनीमून पे चले गए तो तलाक। साल में 4 सरकार, ना कोई नीति, ना कोई विचारधारा, ना कुछ सुधार, बार बार पलटी मारते रहे। स्थिर सरकार चाहिए बिहार पे विकास। अंतिम सवाल करूंगा, बीजेपी ने पाकिस्तान की एंट्री की है, सफल होंगे? पिछले बार सफल नहीं हुए। बेरोजगारी मुद्दा होगा। बीजेपी के पाकिस्तान के सवाल पे जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दा बेरोजगारी का होगा, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे नोखा में रैली के बाद, और लगातार जो नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि पैसे कहाँ लाएंगे, उसका जवाब उन्होंने यही दिया कि जो घोटाले हुए हैं उस पैसे का क्या। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को कई जगहों पर जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल ही में औरंगाबाद में एक जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव पर किसी ने चप्पल फेंक दी। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने की घटना सामने आने के बाद नेताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जेल में होने से पार्टी के चुनाव प्रचार का जिम्मा तेजस्वी यादव पर है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने पर लालू यादव 2017 से ही जेल में है। जनता के गुस्से की हैरान करने वाली तस्वीर। चुनाव प्रचार के बीच हैरान करने वाली तस्वीर। मंच पर तेजस्वी यादव पर फेंकी चप्पल। ये मामला पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। मंच पर पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने हाथ सैनिटाइज किए और मंच पर मौजूद लोगों को व्यवस्थित होकर बैठने का इशारा करने लगे। माइक से तेजस्वी के पहुंचने का ऐलान किया गया। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन इस औरंगाबाद के अम्बा के बभांडी के मैदान में हो चुका है। तभी अचानक तेजस्वी को निशाना बनाकर सामने से कोई चीज फेंकी गई, जो उनके बगल से गुजरकर पीछे जा गिरी। तेजस्वी और उनके बगल में बैठे नेता का ध्यान फौरन उधर गया। वहां मौजूद लोग ये समझ गए कि तेजस्वी को निशाना बनाकर किसी ने चप्पल फेंकी थी। हालांकि निशाना चूक जाने की वजह से तेजस्वी बच गए। लेकिन इसके बाद हमलावर ने तेजस्वी को संभलने का मौका नहीं दिया। तेजस्वी और मंच पर मौजूद नेता ऐसे खतरे को भांपकर चौकन्ना होने ही वाले थे कि हमलावर ने दूसरी चप्पल फेंकी। इस बार निशाना अचूक था और चप्पल आरजेडी नेता को लगी।
इस घटना के बाद तेजस्वी और मंच पर मौजूद नेताओं ने संयम से काम लिया। तेजस्वी ने इस घटना का जिक्र अपने भाषण में भी नहीं किया। तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार रहे। 15 साल कम होता है क्या, बताइएगा? बोलते हैं कि लालटेन का युग गया, तो हम तो बोलते हैं कि तीरों का युग गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया। इससे पहले तेजस्वी की एक और सभा मखदूमपुर इलाके में हुई, जहां उन्हें देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि कोरोना के खतरे के बावजूद भीड़ इससे बेपरवाह नजर आई और लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न ही मास्क लगाने का ही ध्यान रखा। तेजस्वी भी अपनी सभा में लोगों की भीड़ देखकर गदगद नजर आए। और बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दौर का प्रचार 5 दिन बाद खत्म हो जाएगा। पूरे देश की दिलचस्पी इस जानने में है कि बिहार में इस बार चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं। चुनाव प्रचार में चल रहे भाषण देखें तो 15 साल बनाम 15 साल की जुगलबंदी चल रही है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बनाना। अब देखिए, अब नया युवक है, लोग तो बोल रहे हैं करेगा करेगा, लेकिन देखा जाए। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। कुछ लोगों को अपनी चिंता रहती है, लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को भ्रमित करके और किस किस तरह से वोट लेकर के राज करते रहे। बिहार में वोट डालने की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, चुनाव प्रचार की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। नेता से लेकर अभिनेता तक इस चुनावी दंगल में प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। हर पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की ताकत से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कोरोना महामारी के दौर में बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव में कोरोना की वजह से बढ़ी बेरोजगारी एक मुद्दा तो है ही, इसके अलावा मौजूदा सरकार का कामकाज और पिछली सरकारों का इतिहास भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बना हुआ। तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। हाईजैक 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, ये किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। 243 सीटों के लिए घमासान जारी है और नतीजों से पहले कोई भी दल किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। तो शायद यही वजह है कि एनडीए की ओर से बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ बिहार सरकार के कामकाज बल्कि पाकिस्तान, धारा 370, राम मंदिर और चीन का मुद्दा उछालकर वोट एनडीए के पक्ष में मांग रहे हैं। गरीबों का राशन तो खाए खाए, यहाँ पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है और जो हमारा वायदा था कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे। बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। और इस वक्त की बड़ी